गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है हेडेड बाय सीजीआई, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को कहा है एक फ्रेश सर्वे किया जाए एलिफेंट कॉरिडोर्स का। कहा गया है कि जो ये कॉरिडोर्स हैं इनको ब्लॉक नहीं किया जा सकता ओवर फेयर्स ऑफ क्रॉप डैमेज, क्योंकि जो एलिफेंट हर्ड्स हैं वो नेचुरली लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं। अब जो एलिफेंट्स हैं वो इतना लॉन्ग डिस्टेंसेस क्यों ट्रैवल करते हैं? एशियन एलिफेंट्स जो हैं वो हाईली मोबाइल सोशल मैमल्स होते हैं। एक मेल एलिफेंट का होम रेंज 50 से लेकर 300 स्क्वायर किलोमीटर्स के बीच में होता है। एलिफेंट्स जो हैं वो अपने रेंज में या तो हर्ड्स में या फिर इंडिविजुअली मूव करते हैं। एलिफेंट मूवमेंट जो है वो स्ट्रांगली शेप्ड होती है सीजनल फूड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। एलिफेंट्स मोस्टली हमने देखा है माइग्रेट कर लेते हैं केरला में ड्राई मंथ्स में, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्ट फॉरेस्ट हैं वेस्टर्न घाट्स के। हिस्टोरिकली भी देखें अगर हम, क्लाइमेट चेंज और ड्रॉट्स जो है उसने इन माइग्रेशंस को ड्राइव किया है। लेकिन जो ये राउट्स हैं ये इंक्रीजिंगली अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग या फार्म लैंड एक्सपेंशन से डिसरप्ट हो रहे हैं, तो इसलिए जो है एलिफेंट कॉरिडोर्स को दिक्कत आ रही है। अब इंडिया में 4 मेजर एलिफेंट लैंडस्केप्स हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स, शिवालिक हिल्स एंड गेंजेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स। इसमें जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर 53% से ज़्यादा एलिफेंट्स मौजूद हैं। इंडिया के टोटल एलिफेंट पॉपुलेशन लगभग 22,000 प्लस है। अब जो वेस्टर्न घाट्स का कॉरिडोर है वो एक कॉन्टिग्यूअस एलिफेंट हैबिटेट था एक टाइम पर, लेकिन अब ये लैंडस्केप जो है वो फ्रेगमेंट हो रहा है बिकॉज लैंड यूज़ वहाँ पर चेंज हो रहा है। कॉफ़ी और टी प्लांटेशंस आ रही हैं, इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ हैं, फार्मलैंड फेंसिंग हो रही है। ऐसे ही शिवालिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में भी यही है प्रॉब्लम। रेलवे लाइंस, रोड्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बाकी के लैंड यूज़ चेंज हो रहा है। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स का जो लैंडस्केप है, सबसे जो बड़ा कंजर्वेशन चैलेंज है वो यहीं पर है। और एलिफेंट नंबर्स यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ भी चुके हैं पिछले कुछ भी 30 सालों में। अब कॉरिडोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉरिडोर्स जो है वो फिजिकल कनेक्टिविटी से ज़्यादा हमें देते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज भी हो पाता है फ्रेगमेंटेड एलिफेंट पॉपुलेशंस का, तो उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है। और एलिफेंट्स जो है उनको एक्सेस मिलता है फूड और वाटर का ड्यूरिंग सीजनल चेंजेस। गवर्नमेंट का जो लास्ट मेजर कॉरिडोर मैपिंग एक्सरसाइज था 2023 में, उसमें 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स अक्रॉस 15 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए थे। ऊपर के जो हमने मेंशन किए हैं 4 मेजर लैंडस्केप्स में। साउथ इंडिया का जो कॉरिडोर है, वहाँ पर साउथ इंडिया में जो कॉरिडोर्स हैं लगभग 32 के आसपास हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉटल नेक्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉरिडोर्स देखें तो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और कॉरिडोर साइजेस ऐसा नहीं है कि वो लगभग सेम है, सब साइजेस जो है वो डिपेंड करते हैं, अलग अलग साइज़ के हैं वो हर जगह पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लाउड एंड एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नेशन वाइड क्लाउड एंड एआई स्किलिंग इनिशिएटिव अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है। तो ये एम कर रहा है प्रोवाइड करने को फाउंडेशनल एआई एंड क्लाउड लिटरेसी थ्रू अमेजॉन वेब सर्विसेज। इसमें इंटेंसिव जॉब रेडी ट्रेनिंग जो है पार्टिसिपेंट्स को दी जाएगी। इसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कल्टस एजुकेशन के साथ मिलकर और अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया है। इसको पूरी ट्रेनिंग जो है ये ऑनलाइन मिलेगी इंटायरली, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट करेगी। फोकस रहेगा यूथ पर, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के। इनिशिएटिव जो है वो क्रिएट करेगा मीनिंगफुल सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एक्सपैंड करके एक्सेस टू हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिबोसिसलिब। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को इम्प्लीड करने को अलाउ किया है एक पटिशन में, जिसमें कि कंसिडर किया जा रहा है एग्जॉर्बिटेंट प्राइस ऑफ लाइफ सेविंग ब्रेस्ट कैंसर मेडिकेशन रिबोसिसलिब। तो ये जो मेडिसिन है ये एक एंटी कैंसर मेडिसिन है, जिसको बाकी के मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये ड्रग्स बेसिकली क्या करते हैं, एक्शन ऑफ काइनेस। काइनेस एक प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है सेल्स को ग्रो और डिवाइड करने में, ये उनको रोक देता है। इससे जो है ग्रोथ और स्प्रेड जो है कैंसर का रुक जाता है। अब जो ये मेडिसिन है ये एक हार्मोन थेरेपी ड्रग के साथ ही दी जाती है, और क्योंकि जो ग्रोथ है नॉर्मल सेल्स की, इससे वो भी इफेक्ट होती है इस मेडिसिन से, तो इसलिए बाकी के अनवांटेड साइड इफेक्ट्स भी इससे होते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो बहुत सीरियस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुरुवायूर टेम्पल। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिकॉर्ड 416 मैरिजेस जो है वो सोलेमनाइज हुई हैं गुरुवायूर टेम्पल में एक सिंगल डे पर।
तो गुरुवायूर टेम्पल क्या है? इसको हम द्वारका ऑफ द साउथ भी कहते हैं। एक हिंदू टेम्पल है गुरुवायूर में, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में लोकेटेड है। डेडिकेटेड है ये गुरुवायूर अप्पन को, जो कि एक लॉर्ड विष्णु की फॉर्म है। और कहा जाता है कि जो यहाँ की मेन प्रिसाइडिंग डीटी है वो लगभग 5000 साल पुरानी है। अगर हम डिवोटीज़ के नंबर्स के हिसाब से देखें तो ये 4th बिगेस्ट श्राइन है इंडिया का। अपने केरला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है ये। जो वॉल है यहाँ की सैंक्टम सेंक्टोरम की, वहाँ पर एंशंट 17th सेंचुरी म्यूरल्स लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो है वो ग्रेजुअली रीशेप कर रहा है फ्यूचर ऑफ इंडियन फार्मिंग। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एक होलिस्टिक फार्मिंग अप्रोच है जो कि रीस्टोर करने के लिए, सॉइल हेल्थ और एनहांस करने के लिए बायोडाइवर्सिटी पर फोकस्ड है। तो ये एक्टिवली रिस्टोर करता है सॉइल हेल्थ, इंप्रूव करता है बायोडाइवर्सिटी, स्ट्रेंथन करता है फार्म्स अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड स्ट्रेसेस। ये कई तरह के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जैसे मिनिमाइज करना सॉइल डिस्टर्बेंस, प्रोटेक्ट करना लिविंग रूट्स ऑफ पेरेनियल क्रॉप्स, मेंटेन करना सॉइल कवर, इंटीग्रेट करना लाइफ स्टॉक को, लिमिट करना यूज़ ऑफ केमिकल इनपुट्स और एनहेंस करना बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे माइक्रो इरिगेशन, नेचुरल फार्मिंग, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स और एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है कि मल्टीपल टारगेट जो हैं एंटीबॉडीज़ के, वो हेल्प कर सकते हैं क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर को ट्रीट करने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जूनोटिक डिजीज़ है जो कि टिक बॉर्न वायरस से होती है। इसमें सिवियर वायरल हेमोरेजिक फीवर आउटब्रेक्स होते हैं, जिसमें कि इसका फर्टिलिटी रेट लगभग 10 से 40% है। सबसे पहली बार 1944 में क्राइमिया में ये डिसीज़ करेक्टराइज हुई थी। उसके बाद इसको हमने देखा कि DR कॉन्गो में भी फैल गई है 1969 में। और ये डिसीज़ जो है वो कॉमनली स्प्रेड होती है अफ्रीका, एशिया, मिडल ईस्ट और पार्ट्स ऑफ यूरोप में। और ये ट्रांसमिट होती है बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड टिक्स से, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से उनके ब्लड या टिश्यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स, पीपल और लाइफ स्टॉक से। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है इसका। एक एंटीवायरल है रिबाविरिन नाम की, उससे कुछ बेनिफिट्स देखे गए हैं CCHF पेशेंट्स को ट्रीट करने में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेरियार काउ। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट। तो ICR का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उन्होंने पेरियार काउ को एक इंडिजिनस कैटल ब्रीड रजिस्टर किया है। ये सेकंड नेटिव कैटल है केरलम से जिसको नेशनल रिकग्निशन मिला है। सबसे पहले वेचुर काउ थी जो 1996 में रिकग्नाइज हुई। ये ट्रेडिशनली जो है अक्रॉस पेरियार रिवर बेसिन फाउंड होती है ये पेरियार काउ, और ये सेमी फेरल, लो इनपुट मैनेजमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री कंडीशंस में थ्राइव कर लेती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन स्टार टॉर्टॉइज। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 216 रेस्क्यूड इंडियन स्टार टॉर्टॉइज जो हैं उनको सक्सेसफुली रिहेबिलिटेट किया गया है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में फ्रॉम मुंबई एंड थाने। तो ये इंडियन स्टार टॉर्टॉइज जो है एक मीडियम साइज टेरेस्ट्रियल टॉर्टॉइज है। इनका नेम आता है स्टार लाइक पैटर्न ऑन देयर शेल से। ये इनहेबिट करते हैं ड्राई एरियाज और स्क्रब फॉरेस्ट को। मेनली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेसिफिकली वेस्टर्न इंडिया और साउथ ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं, और इवन श्रीलंका में भी। इनका लाइफ स्पैन जो है वो 35 से 80 ईयर्स है इन द वाइल्ड। और ये सॉलिटरी एनिमल्स हैं, ये हाइबरनेट नहीं करते हैं और वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is elephant corridors in India. This topic is important for your environment section. So recently a Supreme Court bench headed by Chief Justice of India has directed the union government to conduct a fresh survey of elephant corridors, ruling that these corridors cannot be blocked over fears of crop damage because elephant herds naturally travel long distances. So why do these elephants travel long distances? Because Asian elephants are highly mobile, social mammals. Male elephant's home range spans typically 50 to 300 square kilometers, and elephants move through their range either in herds or individually. Elephant movement is strongly shaped by their seasonal food and water distribution. Elephants, for example, migrate into Kerala during dry months. They are drawn to the relatively moist forests of the Western Ghats. Historically also, climate change and drought have driven such migrations. But these routes are now increasingly being disrupted by infrastructure, mining and farmland expansion. So India has 4 major principal elephant landscapes: Western Ghats, Northeastern Hills and Brahmaputra floodplains, Shivalik Hills and Gangetic Plains, Central India and Eastern Ghats. But out of all of them,
Western Ghats contribute about 53% of the elephants, or constitute about 53% of the elephants. And India's total elephant population stands at about 22,446 in number. So, Western Ghats, it was once a contiguous elephant habitat, but this landscape is rapidly fragmenting due to the changing land use, coffee and tea plantations, invasive plant species, and farmland fencing. Similarly, Shivalik and Brahmaputra plains are being fragmented due to railway lines, roads, power infrastructure, and other land use changes. And central India and eastern Ghats landscape represents the biggest conservation challenge because the elephant numbers have been steadily rising here since the last 3 to 4 decades. Corridors provide more than just physical connectivity. They enable genetic exchange between the fragmented elephant populations, therefore maintaining genetic diversity. They also give elephants access to food and water during the seasonal changes. And government's last major corridor mapping exercise was occurred in 2023, and it documented about 150 elephant corridors across 15 states within four major landscapes. And South India was identified as having the 32 corridors in the region having major bottlenecks. West India recorded the highest number of corridors, and corridor sizes are not uniform, they vary widely. Okay, so the next topic is Cloud and AI Skilling Initiative. This topic is important for our governance section. Recently, the government has launched the nationwide Cloud and AI Skilling Initiative in collaboration with Amazon Web Services. The aim is to provide foundational AI and cloud literacy through Amazon Web Services digital training content. It will offer intensive job-ready training to participants. It has been launched by the National Skill Development Corporation and Cultus Education in collaboration with Amazon Web Services. This entire training will be delivered entirely online, and it is being supported by the Ministry of Skill Development. The focus will be on the youth of Tier 2 and Tier 3 cities. The initiative is designed to create meaningful social and economic impact by expanding access to high quality technology training and employment opportunities for the youth. So the next topic is ribociclib. This topic is important for your science and tech section. Kerala High Court has recently allowed a breast cancer patient to be implicated in a petition considering the issue of the exorbitant price of life-saving breast cancer medication ribociclib. So this is an anti-cancer medicine used in combination with other medicines to treat certain types of breast cancer. These drugs basically block the action of kinase, which is a protein which helps the cells to grow and divide, and this stops the growth and spread of the cancer. So this medicine is always given alongside a hormone therapy drug to treat breast cancer. And since the growth of normal cells also gets affected by this medicine, other unwanted side effects also occur. So the next topic is Guruvayur Temple. This topic is important for your art and culture section. A record 460 marriages were solemnized at Guruvayur Temple on a single day recently. So Guruvayur Temple is also known as the Dwarka of the South. It's a Hindu temple located in the small town of Guruvayur in the Thrissur district of Kerala. It is dedicated to Guruvayurappan, beloved form of Lord Vishnu. It is ascertained that the main presiding deity is 5,000 years old, and in terms of devotees every day, it is the fourth biggest shrine in India. It is renowned for its traditional Kerala style of temple architecture, and the wall of the Sanctum Sanctorum is decked with about ancient 17th century murals. So the next topic is regenerative agriculture. This topic is important for our environment section. So regenerative agriculture is gradually reshaping the future of Indian farming. So regenerative agriculture means a holistic farming approach which is centered on restoring soil health and enhancing biodiversity. So it is focusing not just on sustaining existing farming conditions, but also on actively restoring soil health, improving biodiversity and strengthening farms against climate-related stresses. And it is based on the several principles like minimizing soil disturbance, protecting the living roots of perennial crops, maintaining soil cover, integrating livestock, limiting the use of chemical inputs, enhancing biodiversity. Okay, so what are some popular regenerative agriculture practices in India? Micro irrigation, natural farming, soil health management, integrated farming systems, and even agroforestry. So the next topic is Crimean Congo hemorrhagic fever. This topic is important for your environment section. So scientists have recently identified multiple targets for antibodies, basically the proteins which protect when an unwanted substance enters the body, could help treat the CCHF.
So what is CCHF? It's an important zoonotic disease caused by a tick-borne virus. It causes several viral hemorrhagic fever outbreaks with a case fatality rate of about 10 to 40%. This disease was first characterized in the year 1944 in Crimea, and in 1969 the same pathogen was identified causing a similar disease in DR Congo. And CCHF commonly spreads, or it is endemic to Africa, Asia, Middle East, and parts of Europe. It is transmitted by the bites from infected ticks or by direct contact with blood or tissues of the infected ticks, people, or livestock. There is no specific treatment or cure for CCHF, and an antiviral called ribavirin has shown some benefits in treating CCHF patients. So the next topic is Periyar cow. This topic is important for your environment section. So ICR, National Bureau of Animal Genetic Resources, has registered Periyar cow as an indigenous cattle breed. So it is the Periyar cow is the only second native cattle breed from Kerala to receive national recognition. First one was Vechur cow, which was recognized in 1996. It is traditionally found across Periyar River basin and has a distinctive ability to thrive under semi-feral, low input management and agroforestry conditions. So the next topic is Indian star tortoise. This topic is important for our environment section. So recently 216 rescued Indian star tortoises were successfully rehabilitated in Tadoba Andhari Tiger Reserve from Mumbai and Thane. So Indian star tortoise is a medium-sized terrestrial tortoise, and its name comes from the star-like pattern on their shell. They inhabit dry areas and scrub forests. They are mainly found in the Indian subcontinent, specifically in Western India and Southeastern India, and also in Sri Lanka. It has a lifespan of about 35 to 80 years in the wild. They are solitary animals. They do not hibernate, and their IUCN Red List status is vulnerable. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.